पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी के दिन, जबकि भारतीय बाजारों में जो शुरुआत हुई थी वो तो मोर लेस फ्लैटिश टोन पे हुई, फिर उसके बाद गिरावट आई हायर लेवल से, लेकिन लोअर लेवल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट ने दिखाया और इस वोलेटाइल सेशन के बीच में बाजार बढ़िया तेज़ी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। 30 में से 27 शेयर निफ्टी के सेंसेक्स के माफ़ कीजिएगा, जो कि बढ़त के साथ बंद हुए। बैंक निफ्टी में भी 12 के 12 जो शेयर थे उनमें खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी कि अच्छा मूव था। लेकिन आज के जो स्टार परफॉर्मर थे वो तो था ऑटो। आप इंडेक्स के टॉप 4 गेनर्स को देखेंगे तो चारों के चारों आपको ऑटो दिखाई पड़ेंगे। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, M&M, आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर ज़बरदस्त खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। इनफैक्ट F&O के भी टॉप गेनर्स में से जो 4 गेनर उसमें से 3 गेनर जो है वो आपको ऑटो के ही दिखाई पड़ेंगे। चौथा इंटेलेक्ट डिज़ाइन था, यानी कि मिड कैप IT और F&O में ऑटो, इन दोनों की तरफ से बढ़िया दबदबा देखने को मिल रहा था। IT के लिए ऑब्वियस रीज़न है कि वो एक्सेंचर के नंबर आज शाम को आने हैं जो कि अवेटेड है, और एक्सेंचर वर्ल्ड की लार्जेस्ट IT कंपनी है, तो ऑब्वियस बात है उसके नंबर्स आने से एक टोन सेट होगा IT कंपनियों का और ये अनुमान लग जाएगा कैसे नंबर बाकी सेक्टर दे सकता है, कैसे नंबर्स बाकी कंपनियों के आएंगे। तो मार्केट ने उसको डिस्काउंट करना शुरू किया, इसीलिए TCS जैसी कंपनी 3300 के ऊपर पहुँचते हुए दिखाई पड़ी। तो पहला ट्रिगर यहाँ बना। ऑटो के केस में नए लॉन्चेस हैं, इनपुट कॉस्ट का थोड़ा सा ईज आउट होना है, वैल्यू है, वापस डिमांड का पिकअप होना है, मानसून के बाद फेस्टिवल शुरू होंगे तो उसके बाद तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी ट्रिगर करना शुरू हो रही हैं। तो ये भी एक और बड़ा ट्रिगर जो कि मार्केट ने डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है धीरे धीरे, उसका एक इम्पैक्ट, शॉर्ट कवरिंग भी आप कह सकते हैं चलिए, जिसके दम पर ये हीरो मोटोकॉर्प, मारुति से शेयरों में मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन वोलेटाइल सेशन था और बहुत ही ट्रिकी वे में आज ऑप्शन जो राइटर्स थे दोनों साइड के, चाहे वो कॉल राइटर्स हो या पुट राइटर्स हो, उनको दिक्कत आई होगी खास तौर से आज प्रीमियम खाने में, क्योंकि आज जिस तरह से मार्केट में वोलेटिलिटी थी, इन दोनों के प्रीमियम काफ़ी हद तक वाइप आउट हुए होंगे। तो डिफ़िकल्ट डे था ट्रेडर्स के लिए, लेकिन हाँ इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा रिस्पाइट, क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप दोबारा मूव ले रहा था। 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिली दोनों इंडिसेस में, तो उसका एक बेनिफिट आप कह सकते हैं कि मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑयल एंड गैस को छोड़ दीजिए तो सभी सेक्टर्स आज तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ऑटो में सबसे ज़्यादा खरीदारी थी। ऑटो इंडेक्स निफ्टी का 4.5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ, ज़ोरदार तेज़ी कह सकते हैं आज देखने को मिली। रियल्टी, हेल्थ केयर, IT, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर आज खरीदारी का मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। स्मॉल कैप, मिड कैप, इन दोनों में भी मूव था। सेंसेक्स 450 पॉइंट, निफ्टी 150 पॉइंट, निफ्टी बैंक 290 पॉइंट, मिड कैप 300 पॉइंट ये बढ़ते हुए दिखाई पड़े। 12 में से 10 शेयर निफ्टी बैंक के तेज़ी में थे। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में खरीदारी थी, निफ्टी के 50 में से 45 शेयरों में खरीदारी थी, और एक वोलेटाइल सेशन के बीच में रुपये में आज कमज़ोरी देखने को मिल रही थी। तो ऐसे अलग अलग ट्रिगर्स, अलग अलग चीज़ों के साथ मार्केट में आज एक मूव आता दिखाई पड़ा। लेकिन आज के मूव में वोलेटाइल सेशन के बीच में बाजार बढ़िया बढ़त के साथ आज बंद होता दिखाई पड़ा, जिसमें एटलीस्ट ब्रॉडर बेस्ड मार्केट के अंदर बाइंग देखने को मिल रही थी, या मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है सर, इन्वेस्टिंग इन कैश रिच कंपनीज एज इंटरेस्ट रेट हाइक। मलिक साहब, ये बात सही है कि अगर आप मान लीजिए, सबसे ज़्यादा कंसर्न कहाँ होता है, इंटरेस्ट रेट साइकिल के साथ एक बड़ी क्रूशियल चीज़ थी कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जो आप देख रहे हैं बढ़ते हुए, ये कोविड से पहले इसी रेट्स के आसपास थे, फिर कोविड की ड्यूरेशन में इंटरेस्ट रेट को घटाया गया था, और वो जो इंटरेस्ट रेट टाइम था कोविड से लेके अब तक, जब तक बढ़ाए नहीं गए थे, वो ड्रीम टाइम था। कभी ऐसा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हमने नहीं देखा था। तो इस तरह के लोअर इंटरेस्ट रेट पे जिन कंपनीज ने फंड उठाए हैं, उनको वापस जब करना होगा तो उनके सामने ब्याज बढ़कर आया होगा। और जब आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आपने लोन लिया है और लोन मान लीजिए 6% ब्याज पे लिया और ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, तो आप 8% ब्याज पर लोन चुकाते हैं। हमारी EMI छोटी होती है तो उसमें कुछ 100 रुपये का, कुछ 200 रुपये, कुछ 1000 रुपये का अंतर आता है। लेकिन जब ये करोड़ों में फिगर होता है तो उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑब्वियस ही बात है। तो जिनके ऊपर हाई डेट है उनके ऊपर ये इशू आएगा ही। इससे हमेशा छूटा कौन रहता है? जिनके ऊपर हाई कैश है, कैश रिच कंपनी है, क्योंकि उनको 2 बेनिफिट मिलते हैं। पहला तो उनको डेट का इंटरेस्ट भी देना पड़ता, दूसरा जो वो पैसा जमा करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ब्याज पाते हैं, तो उनके लिए ये बढ़िया बेनिफिट होता है। अदर इनकम बढ़ती है और कैश रिच में उनको मार्जिन भी प्रेशर में नहीं आते। तो ये ऑब्वियस ही बात है, हमेशा से ही कोई कैश रिच कंपनी किसी डेट वाली कंपनी से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी ही, इसलिए उसको ज़्यादा मल्टीपल मिलता है, वैल्यू मिलती है। दूसरा, इस समय पर वो दिक्कतें ज़्यादा फेस करते हैं जिनके ऊपर एक तो डेट ज़्यादा है और जिनके पेमेंट्स में डिले आता है, जो गवर्नमेंट टेंडर्स में ज़्यादा डील करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा रीज़न होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पास गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, पेमेंट डिले होता है, एक साइकिल से दूसरे साइकिल में चला जाता है,
तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, इश्यूज़ आते हैं, और अलॉन्ग विद दैट इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो उनके लिए ज़्यादा कंसर्न हो, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा कंसर्निंग टाइम होता है, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपना सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। तो इसीलिए कैश रिच ऑलवेज बेटर है हायर डेट कंपनीज से, और जिनका प्लेज है वो तो बिल्कुल ही डिवास्टेटिंग है। तो हाई प्लेज एंड हाई डेट इस सिनेरियो में बहुत रिस्की मान सकते हैं आप। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। विक्की साहब का सवाल है, एक्सिस बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। एक्सिस बैंक में ज़रूर आप एवरेज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये नियर टर्म प्रेशर तो रहेगा ही, और बैंक के अंदर है ही, अभी ईयर लोज के आसपास काम काज कर रहा है, थोड़ा कंसर्न रहेगा और शायद थोड़े समय तक ये कंसर्न रहे, लेकिन आप धीरे धीरे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को। SIP वो मोड में चलिए, टॉप 5 बैंक्स के अंदर आता है। तो सो फार कंसर्न वो न्यूज़ फ्लो के बीच में था, एक इनके फंड्स को लेके, इनके म्यूचुअल फंड कारोबार को लेके, इनके ब्रोकरेज कारोबार को लेके, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने उसको ईज आउट किया भी है। तो बेटर साइड पे यही है कि आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस बात आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो थोड़ा लंबा होगा, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग होगी वो बहुत स्लो क्वांटिटी में होगी, ताकि ये अगर लंबे स्पैन तक प्रेशर रहता है तो उसको आप ईज आउट कर पाएँ। अच्छा जी, शुड आई एवरेज इन JK सीमेंट एंड स्पेंसर रिटेल? सर JK सीमेंट तो यस यू कैन, क्योंकि अभी भी इसके फंडामेंटल में तो कोई फेरबदल मैं नहीं देख रहा हूँ। स्पेंसर के केस में भी मुझे कोई ऐसा कुछ कंसर्न दिख नहीं रहा, क्योंकि नंबर्स ठीक है, जो इनका नेचर्स बास्केट का बिजनेस है वो भी ठीक कर रहा है, और इनके जो इन्वेस्टमेंट थे अलग अलग टीम्स के अंदर वो भी ठीक ही कर रहे हैं, ग्रुप भी बढ़िया है, शेयर भी हाई लेवल से काफ़ी ईज आउट हो चुका है, 140 रुपये का शेयर 60 रुपये में मिल रहा है। तो दोनों में ही कोई कंसर्न तो मुझे नहीं दिख रहा। आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एडिशन ले सकते हैं, लेकिन अगेन आपका टाइम फ्रेम और अगेन आपका टोटल पोर्टफोलियो का हिस्सा, आपका एपेटाइट, ये बहुत क्रूशियल रहेगा एटलीस्ट दोनों स्टॉक्स में। हालांकि दोनों में सिचुएशन में मुझे कोई बड़ा फेरबदल नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट एक में आएगा JK में, लेकिन स्पेंसर में तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो पास ऑन कर देंगे फर्दर। रेंटल कॉस्ट जो झेलनी थी झेल चुके, इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन ग्रुप मैनेज कर लेगा। लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक थे, 3 क्वार्टर से नंबर ठीक आ रहे हैं, तो शायद इस क्वार्टर के नंबर अगर बेटर आ गए तो बाजार अच्छा रिएक्ट भी कर सकता है उसके ऊपर, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं इनको। ओके, वर्लपूल, अमर राजा, SBI कार्ड, तीनों 30% हैं, किस में एवरेज करें? टफ सवाल है सर ये। वर्लपूल को कल परसों में किसी ने रिकमेंड किया था एक लंबी अवधि के हिसाब से। उनका ये मानना है कि कंपनी बढ़िया है, मल्टीनेशनल जाइंट है, ऑब्वियस ही बात है, तो हम भी जानते हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, पुरानी हिस्ट्री है, तो इसको तो आप देख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख भी सकते हैं। अमर राजा के इसमें इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट, वो इनके प्लांट के अटकने का इम्पैक्ट, तो थोड़ा कंसर्न रहेगा, तो उसमें थोड़ा लाइट रहिएगा, बहुत ज़्यादा वेटेज मत रहिएगा। और तीसरा शायद नाम था SBI कार्ड। SBI कार्ड को आप मीडियम टर्म के लिए एक बार को देखिएगा, कि F&O में होने की वजह से ज़्यादा इश्यूज़ हैं इसके साथ, शॉर्टिंग पॉसिबल है, वो जो बढ़िया तेज़ी आई थी उसके बाद, तो इसलिए थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पर अपना स्टांस रखिएगा और उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा बेटर इन तीनों में एटलीस्ट वर्लपूल दिख रहा है, जिसको आप एटलीस्ट ऐड कर सकते हैं। शायद परसों ही किसी ने फ्राइडे के शो में बताया था, आप एक बार वो शो भी रिफ़र कर लीजिएगा, वहाँ आपको पूरी रीजनिंग मिल जाएगी किस वजह से उन्होंने खरीदारी की राय दी थी इसमें। अच्छा, इज देयर एनी मार्केट थंब रूल टू नो हाउ मैनी स्टॉक्स वन शुड हैव इन पोर्टफोलियो, लाइक फॉर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख? अनिल साहब, एक बहुत बड़े जानकार से मेरी जब बात हुई थी, तो उनसे जब मैंने ये सवाल पूछा था कितने शेयर अच्छे होते हैं पोर्टफोलियो में रखने में, तो उन्होंने मुझसे ये हंसी मजाक में कहा था कि बच्चे और स्टॉक जितने कम उतने अच्छे। अब आप वो देखिए कि जितने पाल पाएँ दोनों ही उतने अच्छे होते हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आप ये मान के चलिए कि आप पोर्टफोलियो जितना देख पाएँ, समझ पाएँ, जितनी पोजीशन आप एवरेज कर पाएँ, 100 शेयरों को रख कर भी आप रिटर्न वही पाएंगे जो आप 10 शेयरों को रख कर पाएंगे, जो आपके किस्मत में है, आपको मिलना ही मिलना है एनीवेज। लेकिन ये भी है कि आप 10 कचरा लेने के बजाय या 100 कचरे लेने के बजाय 10 क्वालिटी ले लीजिए, 12-15 क्वालिटी ले लीजिए। ये मत सोचिए कि ये छूट गया, वो मैं ले सकता था, ये रह गया। लीडर्स के साथ रहेंगे तो ज़्यादा बेटर ये कि किसी बुरे टर्मोइल्स में आपको टेंशन कम होगी। आपको पता है कि मारुति रातों रात बंद नहीं हो सकता, आपको पता है बजाज ऑटो बंद नहीं हो सकता, हीरो मोटोकॉर्प बंद नहीं हो सकता, एशियन पेंट बंद नहीं होगा, TCS बंद नहीं होगी, इन्फोसिस बंद नहीं होगी, एंड सो ऑन बंद नहीं होते। तो इनके साथ ट्रबल नहीं है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर आपके सामने कोई TCS की बजाय कोई छोटी कंपनी आ जाए, से सैक्सॉफ्ट टाइप की या कोई और IT कंपनी,
जिसमें सुबेक्स टाइप की कंपनी, जिसमें आपको लगे कि हाँ यहाँ सिचुएशन कर ज़्यादा है तो आप वहाँ कंसर्न में रहेंगे, तो वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी भर रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों का टेंडेंसी ये होता है कि वो TCS की ही बड़ी क्वांटिटी लेके बैठ जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा डिविडेंड मिलता है उसी में। ITC की बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, बढ़िया डिविडेंड आता है उसमें, तो उनको डिविडेंड भी मिलता है कोई बड़ी क्वांटिटी होने की वजह से, और उनको पता है कि इसमें खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, हर झटके में वो लेते चले जाते हैं नीचे तक। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम इसके ही 10 लेंगे, उसके भी 10 लेंगे, उसके भी 10 लेंगे। तो ये तो बूफे ऐसा सिस्टम है, कुछ लोगों को 4 खाने पसंद है, कुछ को 40 खाने पसंद है। लेकिन आपकी इंडिविजुअल गोल, आपकी चॉइस, आपका एपेटाइट, आपका बाज़ार को देख के नज़रिया, आपकी रीडिंग्स, बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, सुसज्जित कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से भी और बहुत लिमिटेड चीज़ों से भी। 2 हथियार से भी लड़ सकते हैं, 200 हथियार से भी लड़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कैसे आप लड़ना चाहते हैं। अच्छा जी, अदानी विल्मर में परवेज साहब आज सुबह ही मैनेजमेंट बैठी थी TV18 पे। ग्रोथ प्लान तो काफ़ी साउंड दिख रहे थे उनके, और जो नए एक्सपेंशन उन्होंने किए हैं राइस बिज़नेस के अंदर, FMCG के बाकी कारोबार के अंदर, वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे थे। ये मलेशियन ऑयल का थोड़ा इशू भी चल रहा है, वो एक बार को रिजॉल्व हो जाएगा, 2-3 क्वार्टर तक शायद कंपनी एडजस्ट कर लेगी उसको। तो सो फार तो कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, और स्टॉक में कोई खामी मुझे दिख नहीं रही है। वो एक तरफा तेज़ी के बाद थोड़ा फ्रॉथ कम हो रहा है। बेसिकली फ्रॉथ कम होता है जब वो एक समय पर एक ही टाइम पे, एक ही भाव पे, एक ही रेंज के अंदर एक लंबा अंतराल निकाल देता है, तो उससे फ्रॉथ खत्म हो जाती है। जो ट्रेडर होते हैं वो निकल जाते हैं कंपनी से, और फिर थोड़े से इन्वेस्टर बचते हैं। तो सो फार तो फ्रॉथ निकल रही है, तो आप एटलीस्ट अभी तो बने ही रहिए, कुछ मत करिए इसमें, और नंबर्स के ऊपर ज़रा क्रूशली ध्यान रखिएगा। बाकी ग्रुप कंपनीज के हिसाब से ये भी महंगा ही है, लेकिन एटलीस्ट उनके कंपैरिजन में नंबर्स थोड़े ज़्यादा सब्सटेंशियल है यहाँ पे, और विल्मर भी है। तो बेटर ये कि अभी तो इसमें आप बने रहिए, कुछ खास फेरबदल मत करिए। नीचे मिल जाए तो आप फर्दर ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, बालाजी और अल्काइल एमाइन, दीक्षित साहब ये सवाल आज ही किसी ने मुझसे पूछा था, और मैंने एक बड़ी टेबल ही बना के उनको ट्विटर पे ट्वीट की थी, रिवर्ट की थी मैसेज में उनके। दोनों के नंबर मैंने पढ़े, दोनों के नंबर में सर मल्टीपल वाइज सस्ता आपको दिखाई पड़ेगा बालाजी एमाइन। अल्काइल एमाइन महंगा है, मार्केट कैप ऑब्वियसली होता है अल्काइल एमाइन की ज़्यादा है, बालाजी एमाइन की कम है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बेटर है अल्काइल एमाइन की, बालाजी एमाइन की कम है, और सेल्स ग्रोथ भी अल्काइल एमाइन की ज़्यादा बेटर है, बालाजी एमाइन की कम है। वैल्यूएशन वाइज सस्ता भी पड़ रहा है बालाजी एमाइन, हायर लेवल से ज़्यादा गिरावट बालाजी में आई है, अल्काइल में नहीं आई है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा करेक्शन अल्काइल एमाइन में आपको दिख जाए तो वो बेटर हो जाएगा, लेकिन अगर वो करेक्शन नहीं आता है तो फिलहाल के हिसाब से बालाजी एमाइन ज़्यादा बेटर दिख रहा है, एटलीस्ट इन दोनों में। तो ये एक नियर टर्म आंकड़े देख के समझ में आ रहा है, बाकी सिचुएशन बताई देगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, TCS शिवम साहब, मतलब इसमें क्या कहूँ, आज 3300 आ गया। बहुत दिन से बहुत लोगों से ये बात मेरी हो रही थी जो मुझसे पूछते थे TCS में SIP कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ। सर TCS में SIP नहीं कंटिन्यू करेंगे तो आप SIP कहाँ कंटिन्यू करेंगे? मतलब सबसे मजबूत छपरा पूरे IT में कोई दिखता है तो TCS ही दिखता है मुझे, तो एटलीस्ट मेरी सीमित जानकारी में। लेकिन और आपके पास अगर ये 100 शेयर हैं तो आप बने रहिए, कुछ मत करिए, इसमें करना क्या। आप नीचे ले मिले आपको जो मिला था 2 महीने पहले या 1-2 हफ्ते पहले, वहाँ आप ऐड कर लेते, और अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। 3300 रुपये में कोई बुराई नहीं, यहाँ पे भाव पर तो आ ही गया है। अगर आप नियर टर्म इन्वेस्टर हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 875 रुपये का इशू प्राइस था, 3 बोनस ये दे चुका है। हाँ, इसका स्प्लिट नहीं आया कभी भी TCS में, और शायद 3 बोनस आए हैं। वो 3 बोनस के बाद इसका जो आज एडजस्टेड प्राइस आता है वो 175 रुपये 165 रुपये की रेंज में आता है। वो 175-165 वाला शेयर आज आपको 3300 रुपये में दिख रहा है। 2004 में इसका IPO आया था, और आज का जो दाम है वो आपके सामने 20 साल बाद रफली। तो इस तरह की वेल्थ क्रिएशन स्टोरीज़ के साथ ऑलरेडी एडेड है, और ये अभी भी देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसके अंदर अभी भी साल में करीब 17 से 22% के आसपास का इसका प्रॉफिटेबिलिटी CAGR है, और मतलब एनुअल ग्रोथ है, और स्टॉक में भी करीब 15-17% के आसपास का एनुअल ग्रोथ आ जाता है। तो सो फार इसमें कुछ भी ऐसा नॉन कन्विंसिंग आंकड़ा नहीं है। कैश रिच कंपनी है, 4500 में बायबैक लाई है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो कहने के लिए बहुत कुछ है। अब आप क्या सुनना चाहेंगे उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अदरवाइज़ इसमें खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं। तो लार्जेस्ट कंपनी, अगर आपको लग रहा है सेफ बेट में जाना, तो ऑब्वियसली बात आप सेफेस्ट बेट में है। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू ऑन एंजल वन इन्फो एज। नित्य साहब, एंजल वन इज़ अ ब्रोकरेज हाउस। मीडियम टर्म के लिए तो ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैंने कोई ऐसा हाउस देखा नहीं जिसने बहुत एग्जॉर्बिटेंट गेन बना के दिया, वेल्थ क्रिएट की हो।
आप किसी भी पुराने को उठा लीजिए, रेलिगेयर हुआ, MOSL हुआ, जियोजित हुआ, ऐसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर से शेयर लिस्टेड हैं, इंडिया बुल्स हुआ रादर। लेकिन बेटर ये है कि ये मोमेंटम तो अच्छा मिलता है इनमें, तो मोमेंटम मिले आपको, गैदर करें 30-35% आए तो आप निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरीज़ के लिए इनको मत देखिए, इनसे अच्छा तो BSE में चले आइए, CDSL में चले आइए, जिनके अंदर ये काम काज करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी स्टोरी को आप प्ले कर पाएंगे अगर आप उस हिसाब से प्ले करना चाह रहे हैं, बढ़ती निवेशों की संख्या के हिसाब से। और रही बात इन्फो एज के केस में भी, तो इन्फो एज में भी सर एक ही चीज़ क्लियर है कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करिए जो कारोबार करती है, उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए जो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। इन्फो एज खुद का कोर कारोबार कैसा कर रहा है उसको देखिए, इन्फो एज कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करे बैठी है उसके ऊपर बेट मत करिए कि वहाँ से अच्छा रिटर्न आएगा और फिर ये अच्छा रिटर्न बना के आपको देंगे। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सोचिए, इस एंगल में एटलीस्ट, तो ज़्यादा बेटर पोजीशनिंग आपको शायद समझ में आ सकती है। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से आज फिर हम बात नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने बातचीत की। आपसे अब कल मुलाकात होगी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।